अगर आपकी शादी को 1 साल से अधिक हो चुका है और प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं पर कंसीव नहीं हो पा रहा है, कई बार कई डॉक्टर्स को भी दिखाया, कई तरह के मेथड्स भी यूज कर लिए, लाइफस्टाइल भी करेक्ट कर ली, अलग अलग तरह की मेडिसिन भी खा ली, पर अभी तक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। कई बार आपने डॉक्टर से बात किया होगा और डॉक्टर ने आपको आईवीएफ एडवाइस किया होगा, पर आईवीएफ को लेकर मन में बहुत सारे डर होंगे और पता नहीं ये कितना पेनफुल होगा, क्या आईवीएफ मेरे लिए सक्सेसफुल होगा, आईवीएफ के साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, क्या आईवीएफ करने से मुझे रिजल्ट मिल सकता है। अगर आप भी इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर शिखा टंडन, OBGYN एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट फॉर लास्ट 11 years, और मेरे साथ कई हजारों कपल्स ने सक्सेसफुली अपनी फर्टिलिटी जर्नी को कंप्लीट किया है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में। अगर आपके कोई भी सवाल हो आईवीएफ से रिलेटेड तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, मैं खुद उसको पर्सनली जवाब दूंगी आपको। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस के अंदर महिला के अंडों को शरीर से बाहर निकालते हैं और पुरुष के स्पर्म्स को भी बॉडी से बाहर लेके प्रेगनेंसी को बाहर बनाया जाता है और फिर इस बने हुए एम्ब्रियो को वापस यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है ताकि हम एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी पा सके। आईवीएफ को कब यूज किया जाना चाहिए? आईवीएफ उन कपल्स के लिए मददगार होता है जहां नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है या जहां पर स्पर्म काउंट या क्वालिटी की प्रॉब्लम आती है। आईवीएफ उन कपल्स के लिए भी हेल्पफुल है जहां महिला के एग्स में कुछ प्रॉब्लम है, या तो क्वालिटी या क्वांटिटी खराब है या कम है। आईवीएफ पीसीओएस या अदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होती है। और कई बार उन कपल्स में जहां एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी है वहां पर भी आईवीएफ बहुत हेल्पफुल महसूस होता है। आईवीएफ उन केसेस में भी यूजफुल है जहां रेकरेंट मिसकैरेजेस यानी बार बार बच्चा खराब हो जाता है, ऐसा केस हो, वहां पर भी आईवीएफ की मदद से उन्हें प्रेगनेंसी मिल सकती है। आज के वीडियो में हम आईवीएफ के हर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप आईवीएफ को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप है फर्टिलिटी टेस्ट एंड काउंसलिंग। इस प्रोसेस में सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ के कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिससे हमें उनकी ओवरऑल मेडिकल कंडीशन को समझ सकते हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड, प्रोलैक्टिन या और भी कोई अगर अदर मेडिकल कंडीशंस हैं। इसके बाद हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस का टेस्ट होता है, वाइफ का अल्ट्रासाउंड का टेस्ट होता है। इन टेस्ट की रिपोर्ट्स को कलेक्ट करने के बाद आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे आईवीएफ का प्रोसेस आपके लिए कैसे बेस्ट सूटेबल होगा और इस प्रोसेस के क्या सक्सेस रेट आपके लिए हो सकते हैं। टेस्टिंग के बाद अब हम बढ़ते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन का, जिसमें महिला को कुछ दिनों तक लगातार इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि उनके एग्स प्रोड्यूस किए जा सकें। इस प्रोसेस में लगभग 10 से 12 दिन का समय लगता है, जब महिला को हर रोज एक निश्चित समय पर एग इंजेक्शंस की डोज दी जाती है। इसके बाद एक फाइनल ट्रिगर का इंजेक्शन उन्हें दिया जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं स्टेप 3 पर, जो कि है एग पिकअप। एग पिकअप, एग रिट्रीवल या ओवम पिकअप, इस प्रक्रिया को ट्रिगर इंजेक्शन के 36 घंटे के बाद किया जाता है। इस प्रक्रिया को एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है और ये प्रक्रिया लगभग 10 से 15 मिनट की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान महिला को 10 से 15 मिनट के लिए हल्का सा बेहोश किया जाता है और ट्रांसवेजाइनल रूट से स्कैन की मशीन की मदद से एक पतली सी नीडल डालकर उनके वेजाइनल रूट से एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओपीयू, एग पिकअप या ओवम पिकअप। इसके बाद 4th स्टेप होता है हस्बैंड के सीमेन सैंपल की प्रोसेसिंग। हस्बैंड से सीमेन सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उसको एक प्रक्रिया के द्वारा प्रोसेस किया जाता है ताकि हम बेस्ट क्वालिटी स्पर्म्स को
चूज कर सके। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो कि कहलाती है ICSI की प्रोसेस। ICSI या IVF ये दोनों प्रोसेस तब किया जाता है जब हमें महिला से मिले हुए अंडे को पुरुष से मिले हुए स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करना होता है। और अब हम आते हैं अगले स्टेप पर जिसे कहते हैं एम्ब्रियो कल्चर। फर्टिलाइजेशन के बाद बने हुए इन एम्ब्रियोज को 5 दिन के लिए एक स्पेशल डिश और मीडिया के अंदर रखा जाता है। इस एम्ब्रियो कल्चर के समय लैब की कंडीशंस, इंक्यूबेटर की कंडीशंस, सही टेम्परेचर, सही ह्यूमिडिटी और बहुत सारे अन्य फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इन सब फैक्टर्स का अगर हम ध्यान दें तो आपको अच्छे एम्ब्रियोज मिलने के चांसेस होते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप पर जो कि कहलाता है एम्ब्रियो फ्रीजिंग का स्टेप। आपके जितने भी एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं उन एम्ब्रियोज को कुछ समय के लिए फ्रीज कर दिया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन में इन एम्ब्रियोज को -190 डिग्रीज पे रखा जाता है ताकि ये काफी लंबे समय तक जिंदा रह सके। और अब आते हैं लास्ट स्टेप पर जिसे कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफॉर्म। सही समय आने पर जब यूट्रस की लाइनिंग अच्छी मजबूत बन जाती है तो इन चुने हुए एम्ब्रियोज को एक पतली सी ट्यूब से महिला के गर्भ में धीरे से रखा जाता है ताकि प्रेगनेंसी लगने के चांसेस आपके इंक्रीज हो सके। और 15 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिल जाता है। अब हम बात करते हैं IVF की सक्सेस रेट के बारे में। IVF की सक्सेस रेट अमूमन 40 to 50% के आसपास होती है और ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे अगर महिला की एज 35 साल से अधिक होती है तो सक्सेस रेट भी थोड़ी कम हो जाती है। कई और फैक्टर्स होते हैं जैसे एग की क्वालिटी या स्पर्म की क्वालिटी पर भी आपके रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं। आपके रिजल्ट्स एम्ब्रियो की क्वालिटी पर भी डिपेंड करते हैं और कई और लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स पर भी आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। और कभी कभी अगर IVF फेल हो जाए तो हमें इसको रिपीट करना पड़ सकता है 2 बार या 3 बार तक। अब समझते हैं IVF के साइड इफेक्ट्स के बारे में। यूजुअली IVF एक काफी मेडिकली सेफ प्रोसेस हो गया है अब, और बेहतर क्वालिटी की हम इंजेक्शंस जब यूज करते हैं तो ये प्रोसेस में ज्यादा पेन नहीं होता है। इंजेक्शंस का पेन अब पहले से काफी कम हो चुका है, नीडल्स पहले से काफी पतली हो चुकी हैं। अगर बात करें इसकी कॉम्प्लिकेशंस की तो ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन इसका एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। बेहतर मेडिसिन को यूज करके हम इसे भी अवॉइड कर सकते हैं। कुछ और माइल्ड प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्लोटिंग, गैस या पेट में कुछ भारीपन महसूस होना, हल्का फुल्का दर्द पेट में महसूस होना, ये भी IVF के माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस या सिम्टम्स में आ सकता है। ओवरऑल IVF एक मेडिकली सेफ प्रोसेस है और अगर किसी कपल को इसकी जरूरत है तो ये डरे नहीं और इसके लिए आगे बढ़े। आप अगर आप भी मुझसे इसके बारे में कुछ और डिटेल्स जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में अपने सवाल पूछिए और मैं उसका जवाब दूंगी आपको। अगर आप भी सोच रहे हैं IUI के बारे में या IVF के बारे में तो इस चैनल को फॉलो करिए क्योंकि हमारे अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IUI और IVF में क्या फर्क होता है। जल्दी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।